हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे। हमारा जो साइंस की सीरीज चल रही है उसमें आज का जो चैप्टर है मेरा एसिड बेस एंड साल्ट है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, मतलब ये कह सकते कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हों, तो उसमें जहाँ पे साइंस अगर आती है, ठीक है ना, या जीके जीएस में क्वेश्चन में अगर, तो वहाँ से भी एसिड साल्ट के एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को ज़रूर देख के जाइए। इस क्लास को मतलब पूरे चैप्टर को देख के जाइए और अच्छे समझ के जाइए। फिर आप PYQs लगा लीजिए, देखिए क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता। हाँ, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स हैं, 19-20 हो सकती हैं। तो आपको मेटल एंड नॉन मेटल इसके बाद क्लासेस पढ़ा दूंगा, तो दोनों अगर आप देख लेंगे तो मान लीजिए कि आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब कह सकते हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एसिड बेस साल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल गैसेस, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि इस बात को समझना होगा कि पढ़ना क्या है। तो मैंने बता दिया कि पढ़ना क्या है। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी पढ़ने के लिए, ख़त्म नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन आपको पढ़ना वही चीज़ें हैं जो पेपर में आती हैं। क्या पढ़ना क्या छोड़ना, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसीलिए उन्हीं टॉपिक को लेकर चल रहे हैं और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। जैसा कि एक चीज़ और है कि GD की वैकेंसी आ गई है, 25,000 समथिंग, ठीक ठाक वैकेंसी है SSC GD की। तो बेटा इसमें आपको हम वन शॉट क्लास वाइज हर चैप्टर का क्लास एक मतलब 2-2 घंटे की क्लासेस बना के आपको हम दे देंगे। क्लियर है ना। तो शुरू करते हैं सेशन। और मैंने अब तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, पहले इन चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एसिड बेस एंड साल्ट में मैंने बताया कि एसिड क्या होता है ना। किसी पदार्थ को जब जलीय विलयन के साथ मिलाते हैं तो जब H+ आयन जो रिलीज होता है ना, तो वो हम कहते हैं कि एसिड है। इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात किया था तो हमने नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, यस, ठीक है ना। लिटमस पेपर लाइकेन का बना होता है। लाइकेन एक सहजीवी है, कवक और शैवाल का। करोसिव नेचर के होते हैं, इसका मतलब जहाँ गिरता है वहाँ पे क्या करता है, उसकी सतह को खराब कर देता है, ठीक है। अम्ल के जलीय घोलों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसका मतलब है कि जब आसुत जल जो होता है, जो डिस्टिल वाटर होता है, जो कि आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बात आप कहेंगे यस सर। और जल में घोलने पर H+ आयन प्रदान करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि H+ आयन एक्वस सॉल्यूशन किस रूप में उपस्थिति होता है। तो मैंने ये बताया था कि जो H+ आयन है, H+ आयन जो है जब H2O के साथ मिलता है तो बनाता है कि H3O+। इसे क्या कहेंगे, H3O+, हाइड्रोनियम आयन। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बेटा, आप लास्ट वाले क्लास में देखिएगा, हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है। फिर मैंने बताया था कि अम्ल के प्रकार दो प्रकार होते हैं। अम्ल को मतलब दो तरीके से पहचाना जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। उसकी एक तो ओरिजिन मतलब उसकी उत्पत्ति के आधार पर, ठीक, उत्पत्ति के आधार पर, और उसकी प्रबलता के आधार पर, ठीक है ना, प्रबलता के आधार पर। प्रबलता के आधार, उत्पत्ति के आधार बात करेंगे तो दो होते हैं, ठीक है ना। एक होता है कार्बनिक, जो मैंने यहाँ पे बताया है आपको, यहाँ पे कार्बनिक, और एक होता अकार्बनिक। अकार्बनिक ध्यान दीजिएगा। अगर हम कार्बनिक की बात करें तो वो अम्ल होते हैं जो नेचुरल रूप से प्राप्त होते हैं, मतलब जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, नेचुरल पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, फलों से प्राप्त होते हैं। प्रबलता की बात करा जाए तो यहाँ पे दो हो जाते हैं आपके, प्रबल हो जाते हैं और क्या होते हैं, और एक होते हैं दुर्बल होते हैं। बेटा एक चीज़ आप समझ लीजिए, क्या कि जब आप पढ़ रहे हैं, जैसे सपोज दैट मैंने इस चैप्टर को पढ़ा दिया, तो आपके पढ़ने का और पढ़ना और आने के दोनों डिफरेंस हैं। आपको तब आएगा जब आप, जैसे ये चीज़ है, जितना चैप्टर है, तो आपको एक एक पॉइंट, जैसे मैंने क्या लिखा, अम्ल के प्रकार, तो आप तुरंत बताएं कि दो प्रकार थे, एक उत्पत्ति ओरिजिन और एक प्रबलता, है ना। तो एक ओरिजिन के आधार पर क्या क्या होता है, ये होता है। तो कार्बनिक अम्ल वो होते हैं जो नेचुरल रूप से प्राप्त किए जाते हैं या जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं। अकार्बनिक वो होते हैं जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, ठीक है ना। प्रबल वो होते हैं जिसमें H+ आयन, मतलब कि क्या होगा, जब पदार्थ H+ आयन मतलब पूर्णतया क्या होगा, अपघटित होगा, और यहाँ पे H+ आयन कम मात्रा में रिलीज होंगे, मतलब आंशिक रूप से अपघटित होंगे, ठीक है ना।
फॉर्मिक एसिड की बात किया था तो मैंने एसिड देखो, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये विनेगर इसमें सिरके में पाया जाता है। ये चींटी वगैरह जब डंक मारते हैं, जो पीली वाली उड़ती है वो होती है, बिच्छू वगैरह डंक मारते हैं तो फॉर्मिक एसिड होता है ना। तो इसका फार्मूला होता है HCCOOH होता है। एसिटिक एसिड का होता है CH3COOH होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हाँ, फॉर्मिक में हिंदी में भी फॉर्मिक कहते हैं, एसिटिक को इसको भी हिंदी में ही कहते हैं, ठीक है ना। सिरका आप जानते हैं विनेगर, उसमें पाया जाता है, ठीक है ना। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो अंगूर वगैरह में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है। तो मैंने पहली क्लास में इसको थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया, तो देख लेना थोड़ा सा। टार्टरिक एसिड जो होता है वो इमली वगैरह में पाया जाता है, ठीक है ना। सल्फेनिक किसमें पाया जाएगा, प्याज जब काटते हैं तो आपके आँख से पाए। ग्लूटामिक जो एसिड होता है वो गेहूं में पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड RNA DNA में पाया जाता है। एमिनो एसिड जो है वो एमिनो एसिड जो आपका है वो प्रोटीन में पाया जाता है। ये सब मैंने पहली क्लास में डिस्कस किया, पीछे का हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। किसी के व्यक्ति के आँख से जब आंसू आते हैं तो उसमें सियालिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन उसके एक एंजाइम पाया जाता है, इसे ग्लाइसोजाइम एंजाइम कहा जाता है, जो जीवाणुरोधी होता है। अब वही खनिज अम्ल की बात किया जिसे मिनरल कहते हैं, है ना, या अकार्बनिक कहेंगे, प्रयोगशाला में खनिजों के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3, उर्वरक और विस्फोटक बनाने में काम आता है। इसको हम क्या बोलते हैं कि अम्लों का राजा, रसायनों का राजा, ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, ठीक है ना। इससे उर्वरक बनाते हैं, खनिज पदार्थ बनाते हैं, ठीक है ना। सॉरी, उर्वरक बनाएंगे, इससे विस्फोटक भी बनाते हैं, ठीक है ना। और सिंचा संचायक बैटरी, जो घरों में इन्वर्टर की बैटरी होती है तो डिस्टिल वाटर डाला जाता है, उसमें एक एसिड डाला होता है, तो वो एसिड कौन सा होता है, यही HCl होता है, चूँकि प्रबल अम्ल होता है, ठीक है ना। जो कहाँ बनाया जाता है, ये इनऑर्गेनिक है। कैसा है, ये इनऑर्गेनिक है, ठीक है ना। अम्ल के प्रकार, आप प्रबलता मतलब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के आधार पर वीक और दुर्बल होते हैं। जो मतलब कहने का है कि जितने भी कार्बनिक अम्ल जो नेचुरली प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं, वो वीक होते हैं, ठीक है। और जो लैब में प्रयोगशाला में खनिजों के द्वारा बनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, प्रबल होते हैं, जैसे H2SO4, HCl और HNO3। इसी में H2CO3 आता है जो कार्बोनिक एसिड होता है, ये अपवाद के केस में रहता है। बात ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है ना। आगे चलते हैं। फिर मैंने ये कहा कि जो H2CO3 है ये आपका ये बनाया तो जाता है कहाँ पे, ये मतलब कि अकार्बनिक अम्ल है तो, लेकिन अपवाद केस में किस में आ जाता है, ये दुर्बल की कैटेगरी में आता है। ये होता क्या है कि जब कभी भी CO2 + H2O, मतलब कि इन्वायरमेंट में जब कार्बन डाइऑक्साइड है और जब वर्षा होती है तो पानी के साथ मिलकर जब आता है, नीचे आता है, तो बनाता क्या है, H2CO3, इसे हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं, ठीक है ना। अब कार्बोनिक एसिड जो होता है वर्षा जल में हमेशा प्राप्त होता है, याद रखना, ठीक है, अम्ल है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये हमारा जो है, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है, जो कोल्ड ड्रिंक है, उस कोल्ड ड्रिंक में भी कार्बोनिक एसिड प्राप्त पाया जाता है। क्लियर है, मैंने पीछे पढ़ा है। तो आगे आते हैं। फिर कह रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण पीएच पदार्थों का पीएच है, जैसे पीएच दिया है। अच्छा, अगर हम पीएच की बात करें तो पीएच को कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसकी जो रेंज होती है। पीएच को कहते क्या है, पीएच को मैंने पहले बताया है कि पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, ये सब मैंने पढ़ा दिया है बेटा। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या कहेंगे कि इसकी खोज किसने किया, सोरेनसन ने किया। किसने किया, सोरेनसन ने किया, ठीक है। और इसकी जो रेंज होती है 0 to कितनी होती है, 14 होती है। इसका मतलब है कि जब यहाँ 0 बात करेंगे, इधर क्या होगा, 14 तक जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, ये 7 है, तो इधर कितना आ जाएगा, 0, इधर होगा 14। तो 7 से जब बड़ा होगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा। एक कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। और इधर कैसा होगा, आप कहेंगे तो अम्लीय होगा, ठीक है ना। तो अलग अलग पीएच दे रखा है इनको आपको, जैसे यूरिन का पीएच कितना होता है, ठीक है ना, सलेवा का कितना होता है, गैस्ट्रिक जूस जो प्रबल अम्ल होता है, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है ना, 1.5 to 3.5 होता है। वाटर का है, इंस्टेंटेनियस जूस है, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया पीछे क्लासेस में। आप यहाँ देख सकते हैं कि अम्लराज, एक्वारेजिया को अम्लराज कहा जाता है। एक्वारेजिया क्या होता है, इसमें सांद्र अम्ल होता है। सांद्र और तनु का मतलब होता है, सांद्र मतलब प्योर, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती है। तो इसका मतलब जैसे क्या है कि एक बीकर में
एसिड भरा हुआ है, क्या है इसमें एसिड भरा है, तो इसमें प्योर एसिड है, तो इसे कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, कहेंगे सांद्र। लेकिन एक बीकर है, ठीक है ना, इस बीकर में क्या है, इसमें एसिड प्लस वाटर दोनों है, एसिड और वाटर दोनों हैं। आप कहेंगे यस सर, जब एसिड वाटर दोनों हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सुनो भाई, जब एसिड और वाटर दोनों हैं तो इसे हम बोलते हैं डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब तनु, ठीक है ना, फर्क यही है। तो इसका मतलब एक्रोजिया में जो होता है वो सांद्र प्योर अम्ल होता है, जिसमें HCl और HNO3 होता है। HCl का अनुपात 3 होता है और इनका अनुपात 1 होता है, ठीक है ना। एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या होता है, इसमें गोल्ड ऐसी प्लैटिनम ऐसी धातुएं क्या होती हैं, घुल जाती हैं, ठीक है ना। तो सोनार स्वर्णकार इसका इस्तेमाल करते हैं। एक्रोजिया को अम्लराज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गोल्ड और प्लैटिनम जैसी एक्रोजिया धातुएं मुक्त अवस्था में मिलती हैं। चांदी और तांबा एक ऐसी धातु है जो मुक्त रूप से जुड़ी हुई दोनों अवस्था में मिलती हैं। क्लियर है ना। आगे बात करेंगे भस्म की। भस्म क्या है, जैसे एसिड की बात किया था तो हमने कहा कि जब एक ऐसा पदार्थ जिसे हम जल के विलयन के साथ OH- क्या करें, रिलीज करें, तो उसे कहेंगे क्या है, वो भस्म है, ठीक है, अर्थात बेस है। प्रॉपर्टीज क्या कहेंगे, वो कैसा होता है, खट्टा होता है तो कड़वा होता है, वो क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। साबुन जैसे चिकने प्रतीत होते हैं, ये कैसा होता है, चिकना होता है, ठीक है। संक्षारक ये भी करोसिव नेचर के होते हैं। अगर आपका प्रबल क्षार है तो भी करोसिव नेचर का रहेगा। इसका मतलब है कि उदासीन, प्रबल क्षार का मतलब क्या हुआ, प्रबल क्षार का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे कहने का मतलब नेचर करोसिव है, ये भी यहाँ गिरेंगे तो क्या करते हैं, वो उस सतह को खराब करते हैं। एक्वस सोल्यूशन में जलीय घोलों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसका मतलब है कि जब भी कोई वाटर है उसमें कुछ भी इम्प्योरिटी, अम्ल और क्षार कुछ भी ऐड कर दो तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो जाएगी। तो जल में घोलने पर OH- प्रदान करते हैं। NaOH H2O, तो NaOH क्या है, ये क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जल के साथ जब मिलाएंगे तो सोडियम और OH- हाइड्रोक्साइड आयन होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको जो जल में घुल जाता है उसे क्या बोलते हैं, भस्म बोलते हैं। सारे भस्म क्षार नहीं हो सकते, लेकिन सारे क्षार क्या होते हैं, वो भस्म होते हैं। इसका क्या मतलब है कि एल्कली जो हैं क्षार वो होते हैं जो सभी जल में घुल जाते हैं, लेकिन भस्म जो जल में घुलेंगे वही होगा, जो नहीं घुलेगा वो क्या नहीं, वो भस्म नहीं होगा, अर्थात क्षार नहीं होगा। क्लियर है बात। अब बेसिस ऑफ क्षार की बात करें, दुर्बल और प्रबल। जो पूर्ण रूप से गठित होते हैं उसे प्रबल कहते हैं, जो आंशिक रूप से गठित होते हैं उसे हम दुर्बल बोलते हैं। अब हम यहीं पे अगर बात करें आपसे तो हमारा यहाँ पे मैंने आपको दिखाया होगा कि पीरियोडिक टेबल के हाइड्रोजन को छोड़कर हाइड्रोजन को छोड़कर फर्स्ट ग्रुप के जितने एलिमेंट हैं, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और फ्रांसियम, ये सभी क्या हैं, ये सब प्रबल क्षार हैं। और दुर्बल क्षार क्या होंगे, सेकेंड ग्रुप के सभी। और ये रेडियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी कैसे हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी कैसे होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं, ठीक है ना बात। आप कहेंगे यस सर। चलो भाई देख लीजिए, अगले स्लाइड पे आते हैं। तो अगले भी जब बात करेंगे, इसको कट कर देता हूँ यहाँ पे, और अगले स्लाइड की बात करूँगा तो फिर मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। और यहाँ पे क्या लिखा है कि न्यूट्रलाइजेशन और उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है। जब भी हम एसिड और बेस को मिलाएंगे, आप एक बीकर में एसिड लीजिए, एक बेस लीजिए, तो साल्ट और क्या बनेगा, आपको H2O बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि एसिड क्या होता है, एसिड है क्या, तो आप कहेंगे सर कि HCl है, और क्षार क्या है, NaOH है। तो दोनों मिलेगा तो लवण और जल बन जाएगा। इसी लवण को क्या कहते हैं, हम नमक कहेंगे। नमक का फार्मूला क्या होता है, यही होता है, ठीक है ना। नमक का फार्मूला क्या होता है, यही होता है। क्लियर है बात। तो आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि जब प्रयोगशाला में नमक बनाते हैं तो आप देखिए कि जब प्रयोगशाला में नमक बनाएंगे तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना। तो ये उदासीनी अपकरण अपक्रिया भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि इस केस में उदासीनी अपकरण क्रिया होगी तो pH क्या होगा, 7 होगा। आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। लवण के प्रकार, अगर साल्ट के आपसे टाइप्स ऑफ साल्ट पूछा है, 3 प्रकार के होते हैं, एक उदासीन, अम्लीय और क्षारीय। मैंने ये बताया था कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग
बेस है या वीक एसिड या वीक बेस है तो क्या बनेगा, वो उदासीन हो जाएगा। लेकिन अम्लीय की बात करूँगा, अम्लीय मतलब कि एसिडिक की बात करूँगा, यहाँ पे ध्यान दो और यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है ना। अम्लीय लवण और क्षारीय लवण की जब मैं बात करूँगा तो अब देखो ध्यान से, अम्लीय मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा और वीक बेस हो जाएगा, ठीक है। और क्षारीय की बात करूँगा तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो यहाँ जो pH होगा वो <7 होगा और यहाँ जो pH होगा वो 7 से कम होगा और pH जो होगा वो 7 से बड़ा होगा। और यहाँ जो pH होगा उस pH जो होगा 7 के बराबर होगा। आप कहेंगे यस सर, ठीक है। लगभग सारा रिवाइज कर दे। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जो एप्लीकेशन क्या है इस बात को भी हम समझेंगे। तो हम जब भी हमें एसिडिटी हो जाती है, जब भी एसिडिटी कब होती है, जब खाना वगैरह ज़्यादा खा लेते हैं, डाइजेशन ख़राब हो जाता है, तो उस केस में एसिडिटी हो जाएगी तो कच्ची डकार आती है या पेट में गैस सी बन जाती है। तो उस केस में आप इनो वगैरह लेते हैं, तो मतलब जो कुछ भी लेते हैं इस एसिडिटी को कम करने के लिए उसे एंटासिड कहा जाता है। और एंटासिड जो होता है वीक बेस होता है। तो इसका मतलब है कि वीक बेस और ये क्या है, तो मैंने आपसे कहा कि अम्ल और क्षार जब भी रिएक्शन करेंगे, क्रिया कराई जाएगी तो क्या होगा, वो साल्ट और वाटर बनेगा। आप कहेंगे यस सर। इसका मतलब क्या होगा कि वीक बेस ले लेंगे तो जब दुकान पे जाएंगे तो वो क्या करेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे देगा। तो जो क्रेमाफिन नाम से मार्केट में आती है, वाइट कलर की होती है, ये क्रेमाफिन एक दवा है टोरेंट कंपनी की। किसकी है, टोरेंट की है आई थिंक, ठीक है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं हम। तो ये वीक है, या तो ये दे देगा आपको या तो डाइजीन दे देगा। डाइजीन में क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा। बेकिंग सोडा है, क्या है, बेकिंग सोडा है तो NaHCO3, तो सोडियम बाई कार्बोनेट। तो जब हम क्या करेंगे, HCl के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब मिलाएंगे, मतलब कि आपको क्या थी, एसिडिटी थी, आपने क्या ले लिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो क्या बनेगा, साल्ट और जल बनेगा। इसका मतलब साल्ट मैग्नीशियम क्लोराइड और क्या होगा, जल बन जाएगा। बात ठीक है ना। आगे चलते हैं। एक इसका दूसरा एप्लीकेशन है, जब भी आप कोई चीज़ खाते हैं, जैसे मैंने बताया है कि कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो अगर आप पानी से मुंह साफ़ नहीं करते हैं तो अगर मुंह में रह जाता है तो रात भर के लिए, तो वो क्या, आपके मुंह में बैक्टीरिया होगा। वो बैक्टीरिया क्या करेगा, आपके मुंह के जो pH होता है उसको कम कर देता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है। एसिडिक नेचर जैसे ही pH 5 से नीचे आएगा तो क्या होगा कि वो आपके दांत के एनिमल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। उस केस में आप क्या करेंगे, फिर उठेंगे, आप ब्रश करेंगे। और ब्रश करेंगे तो ब्रश से क्या होगा, फिर आपका एक कहने का मतलब ब्रश कैसा होगा, वो दुर्बल क्षार होगा। कैसा होगा, दुर्बल क्षार होगा, ध्यान दीजिएगा। और जो ये दुर्बल क्षार है ना, मतलब कि शुगर और शुगर मतलब जो किया था, तो एसिड और क्षार, पेस्ट में क्या है, क्षार है, और एसिड इसका मतलब अम्ल और क्षार का जब रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, साल्ट और वाटर बन जाएंगे। क्लियर है बात। आगे आंटिस्टिंग, जिसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, मैंने आपको बताया है पहले ही। आप इसके पहली 2 क्लासेस मेरी इस पे गई, आप देख लीजिए, सब कुछ मैंने वहाँ पे बताया है। कैलामीन सोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है, CaHCO3 प्लस H2O जल होता है ना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और H2O। जब भी कोई बिच्छू या पीली वाली जो उड़ते रहते हैं कीड़े, अगर वो कट कर लेते हैं आपको तो आपको दर्द होगा। उस दर्द में आप कैलामाइन का सोल्यूशन लगाते हैं तो क्या होता है, कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि फॉर्मिक एसिड ये अम्ल है और ये क्या है, क्षार है, ठीक। दोनों रिएक्शन बनेंगे तो क्या बनेगा, साल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है। और सॉइल है, मिट्टी। अब मिट्टी में एसिडिटी बढ़ गई, इसका मतलब है कि एसिड हो गया, एसिड बढ़ गया तो स्लेट लाइम मतलब कि बुझा हुआ चूना है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या करेंगे, छिड़काव करेंगे। तो अब यहाँ पे एसिड और क्षार, एसिड और मतलब कि बेस दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, साल्ट और वाटर बन जाएगा। मैंने डिटेल में इसको डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो अब हमारा ये टॉपिक है आज। अब आते हैं अपनी क्लास की तरफ, मतलब जो हमने पीछे उन चीज़ों को 2 क्लास में पढ़ लिया, ठीक है ना। यहाँ पे आते हैं, कह रहा अम्ल तथा क्षार की विभिन्न संकल्पनाएं हैं। संकल्पनाओं में ये बताया गया है कि अरेनियस ने ये संकल्पना दी है कि जो पदार्थ जलीय विलयन में है ना अपघटित होकर, जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं वो क्या है, ये किसने बताया, वो अम्ल है। और जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर वो H- देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ये किसने बताया, ये अरेनियस ने बताया है।
ठीक है ना। जैसे HCl, HNO3, CH3OH, ये क्या है, ये अम्ल है। आगे चलते हैं। फिर ब्रोंस्टेड लॉरी ने कहा कि अम्ल प्रोटॉन दाता होता है तथा क्षार प्रोटॉन ग्राही होता है। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, इसको हम सही कर लेते हैं, ठीक है ना। प्रयोगदाता नहीं होता। प्रयोगदाता क्या है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई। क्या हो गई बेटा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अम्ल जो है प्रोटॉन दाता, और यहां पे मैं लिखूंगा प्रोटॉन ग्राही, ठीक है ना। तो अम्ल प्रोटॉन दाता होता है तथा क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। तो जब हम H+ आयन, H+ आयन क्या करेगा, दाता, मतलब कि जो देगा। अब जो H+ आयन देगा वो क्या कहलाएगा, उसके ऊपर कैसा होगा, उसके ऊपर धनायन चार्ज होगा, धनायन होगा तो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। ये इसने कहा, ब्रोंस्टेड लॉरी का कंसेप्ट है। तो जो H+ आयन लेगा, है ना, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, अर्थात वो बेस कहलाएगा। लेकिन लुईस कंसेप्ट ये कहता है, आपके पेपर में बहुत कम पूछा जाएगा ये, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, बहुत थोड़ा सा था, मैंने ला दिया इसको, कि अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, ठीक है ना, तथा क्षार वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, ठीक है। बस इतना सा इन्होंने बताया था। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही अम्ल, मतलब जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, ठीक है ना, वो कौन कहलाते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। जो ग्रहण करेंगे और जो दान करेंगे वो क्या कहलाएंगे, वो क्षार कहलाएंगे। तो इसका उल्टा हो गया, क्लियर है बात, मतलब। लेकिन वहाँ पे उन्होंने प्रोटॉन की बात किया, यहाँ पे किसकी बात हुई, इलेक्ट्रॉन की बात हुई। आते हैं पॉइंट पे कि अम्लों के रासायनिक गुण क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अम्लों के जो रासायनिक गुण हैं वो क्या हैं। तो अगर मैं एसिड को अभी तक मैं एसिड को क्या कर रहा था, मैं बेस के साथ कर रहा था। तो मेरी बात ध्यान समझना, जब एसिड और बेस, चलिए, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा। तो मैंने ये कहा कि अम्लों के रासायनिक गुण क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ठीक है ना। तो जब अम्ल और धातु, अभी मैं क्या बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि जब भी अम्ल और क्षार, जब भी अम्ल और क्षार क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, अम्ल और क्षार रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, लवण और जल बनता है ना, साल्ट और वाटर बनता है। लेकिन बात हो रही है कि अम्लों के कुछ रासायनिक गुण हैं। अगर अम्ल को मेटल के साथ किया जाए, ठीक है, मेटल ऑक्साइड के किया जाए, और अम्ल को नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ किया जाए तो क्या होगा। अम्ल को जब धातु के साथ करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, याद रखना, पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला क्या किया, अम्ल को जब हम धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे, अम्ल को धातु के साथ कराया तो अम्ल क्या है, एसिड है, धातु क्या है, HCl, ठीक है ना, और Zn, मतलब कि अम्ल HCl हो गया और धातु क्या है, जिंक है, ठीक। तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा प्लस H2 बनेगा। यहाँ पे ये उल्टा लिख गया है, मतलब कि ये अम्ल है, ये क्या है, ये अम्ल है, और जिंक क्या है, ये धातु है। जब इसको क्रिया कराया गया बेटा तो जिंक सल्फाइड बना प्लस हाइड्रोजन बन गया। इसका मतलब बस इतनी सी बात समझो कि अगर अम्ल को धातु के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें लवण और हाइड्रोजन गैस मिलती है। क्लियर है बात। अब हमने वही बात किया था मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट की बात करेंगे तो इसी मेटल कार्बोनेट को क्या क्या कहा जाता है। मेटल कार्बोनेट को जैसे हम कैसे लिखेंगे, मेटल क्या है, जैसे मैंने कहा सोडियम मेटल है, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट NaCO3, Na2CO3, ठीक, या लिख दिया कि NaHCO3। तो इसे हम कह क्या सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका नाम क्या क्या हो सकता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या कहेंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है ना। फिर मैं क्या कहूँगा, इसी को कह सकता हूँ कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। और सोडियम कार्बोनेट, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट। बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को,
कोई दिक्कत है क्या? अगर दिक्कत है तो बताओ। कार्बोनेट लिखा हुआ है बेटा, भाई इतना समझ जाओ, कोई बहुत ज़्यादा हमें राइटिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ मुँह से, आप सुनते चलिए, ठीक है ना। कार्बोनेट, क्लियर है बात। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, क्लियर है। आगे चलते हैं। फिर उसने कहा अब बताओ कि जब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि जब एसिड धातु के साथ रिएक्शन करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। जब इसके साथ बनाएंगे तो ये बात बताई नहीं मैंने कि मतलब कि जब अम्ल सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मतलब कि अम्ल और प्लस धातु ऑक्साइड अगर ये क्या है, मेटल कार्बोनेट को धातु का ऑक्साइड, अम्ल और धातु के ऑक्साइड के साथ क्रिया करेंगे तो साल्ट H2O प्लस CO2 बनेगा, मतलब कि साल्ट बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा, याद रखना। तो जैसे मैंने HCl और Na2CO3 किया, धातु कार्बोनेट है ना, तो धातु ऑक्साइड कहा जाएगा, तो NaCl साल्ट बन गया और CO2 बन गया और H2O बन गया, ठीक है ना। जब HCl को NaHCO3 के साथ करेंगे तो ये अम्ल है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। तो ये धातु ऑक्साइड है, तो NaCl CO2 और H2O बनेंगे, ठीक है। अगर धातु ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, कैसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। तो जब भी आप जानते हैं कि एसिड के साथ क्या करते हैं, एसिड के साथ हम क्षार का रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे भी जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि धातु कैसा होता है, जरा ये बताओ। धातु जो होता है, धातु मतलब कि मेटल, वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, ठीक। धातु ऑक्साइड से प्रतिक्रिया, है ना। तो अभी वहाँ पे क्या किया था मैंने, मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, यहाँ पे मैंने क्या इसको कर दिया था, एक मिनट, धातु ऑक्साइड मेटल कार्बोनेट, धातु ऑक्साइड मेटल कार्बोनेट रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि धातु के ऑक्साइड अगर रहेंगे, जैसे कि HCl है कॉपर ऑक्साइड, है ना, मेटल ऑक्साइड, ठीक। तो धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति का होता है। अब मुझे बताओ कि HCl कैसा है बेटा, यहाँ पे ये जो इस बात को ध्यान देना, ये धातु ऑक्साइड नहीं है, मेटल कार्बोनेट है ना, धातु का कार्बोनेट है। और यहाँ पे देखिए, जब मैंने ये बात बता दिया कि धातु ऑक्साइड कैसे होते, क्षारीय प्रकृति के होते, और जब क्षारीय होगा तो अम्ल और क्षार में साल्ट और क्या बनता है, H2O बनता है। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है, इसका मतलब अम्ल और क्षार, ये धातु ऑक्साइड जो लिखा है इसको आप क्षार मानिए। अम्ल और क्षार से जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा, कॉपर क्लोराइड और H2O बन जाएगा, क्लियर है। यही बात आपको याद रखनी है। अब जैसे उसने कहा कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, बेस की साथ बात करेंगे तो बेस क्षार और धातु, जैसे अम्ल और धातु को किया, अम्ल और धातु किया तो क्या बना था बताओ मुझे। तो जब अम्ल और धातु किया था, अम्ल एसिड और धातु किया था तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बना था। वैसे ही क्षार और धातु करेंगे तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। बस आप धातु वही जिंक ले लीजिए, लेकिन हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे हमने क्या ले लिया, क्षार ले लिया, ठीक है ना। Na2ZnO2 प्लस H2। आपको ये याद रखना है कि जब भी क्षार या अम्ल के साथ कार्बोनेट मतलब कि धातु का अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। अब रिएक्शन विद द अम्ल से प्रतिक्रिया क्या होगा, एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है, साल्ट और क्या बनता है, वाटर बनता है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और HCl ये क्या है, ये क्षार है, और ये क्या है, ये अम्ल है। तो पोटेशियम क्लोराइड साल्ट बन गया और क्या बना, जल बन गया। अम्ल और क्षार से जब भी क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, साल्ट और जल बनता है। रिएक्शन विद द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड से प्रतिक्रिया, बेस का अधातु ऑक्साइड से कराएंगे तो बेस क्या है, 2NaOH होल ट्वाइस, ठीक है ना। और अधातु का ऑक्साइड क्या है, CO2। अब इससे जब क्रिया कराएंगे साल्ट और क्या बन जाएगा, जल बनेगा। इसका मतलब Na2CO3 प्लस H2O, साल्ट और वाटर बनेगा। अगर साल्ट और वाटर बन गया तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अधातु के जो ऑक्साइड हैं, है ना, नॉन मेटल जो ऑक्साइड है, इनका नेचर कैसा होता है, तो क्षार और लवण और जल कब बनता है, इसका मतलब है कि इसका नेचर जो होता है वो बेटा अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं है। मेटल ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय होता है, लेकिन धातु ऑक्साइड मतलब धातु के ऑक्साइड जो होंगे वो अम्लीय होंगे, लेकिन अधातु के जो ऑक्साइड होंगे वो क्षारीय होंगे, वो अम्लीय होंगे, ठीक है ना। मतलब कि मेटल के ऑक्साइड वो क्षारीय होंगे और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होंगे वो अम्लीय होंगे। तो इसलिए बेस और क्षार मिलकर क्या बनाएंगे,
बेस और अम्ल मिलकर लवण और जल बनाते हैं। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। कह रहा है कि मेटल ऑक्साइड क्षारीय धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, उसने बताया। लेकिन अधातु नॉन मेटेलिक अधातु ऑक्साइड जो होते हैं अब वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसीलिए क्षार और अम्ल बनाएंगे तो क्या बनेगा? लवण और जल बन जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर। तो हमने एक क्या ले लिया? CO2 लिया। ये क्या है? अधातु ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो मुझे क्या मिला? सोडियम कार्बोनेट प्लस जल मिल गया। तो लवण और जल मिल गया। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर की। किसकी बात करेंगे? इंडिकेटर की। अगर इंडिकेटर की बात करें तो सूचक क्या होता है? सूचक एक ऐसा रंजक है। रंजक का मतलब क्या होता है? डाई होता है। डाई क्या? जिससे आप अपनी जुल्फों को, अपने बालों को कलर करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, कभी कोई काला करता है, कोई सफ़ेद करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग यही करते हैं। इसके अलावा फिर कुछ लोग अलग अलग कलर कर लेते हैं, पीला भी कर लेंगे हल्का सा, ठीक है ना। पता नहीं कैसे कैसे कलर कर लेते हैं आजकल लोग, ठीक है ना। तो खैर उसकी बात नहीं है। तो मैं कहूँगा कि वो डाई की, तो ये क्या है? एक डाई है। तो इंडिकेटर एक सूचक होता है। सूचक समझ रहे हैं क्या? जैसे 2 बीकर में अम्ल और क्षार है, आप इंडिकेटर लेकर आइए। अब इंडिकेटर, अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये अम्ल है कि क्षार है। अब अगर कहीं गिरा देंगे तो दोनों करोसिव नेचर के होंगे तो सतह खराब हो जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं ऐसे पता कर लूँ, पी सकते नहीं हैं, छू सकते नहीं हैं करोसिव नेचर होने के नाते। तो उस केस में आप क्या करेंगे? फिर आप उसमें, हाँ, आप इंडिकेटर लेकर आएंगे। इंडिकेटर, अब डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर होते हैं, ठीक है ना। अपना अपना रंग अम्ल और क्षार में अलग अलग हो जाता है। तो वही कह रहा है कि सूचक एक रंजक होता है जो किसी अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पर अपना रंग बदलता है। सूचक अम्ल तथा क्षार में भिन्न भिन्न रंग देता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई सूचक जो अम्ल और क्षार में सेम रंग दे, ठीक है। जिस पदार्थ का हम परीक्षण कर रहे हैं वह अम्ल या क्षार है कि नहीं, ये बता देता है कौन? इंडिकेटर। इंडिकेटर 4 प्रकार के होते हैं प्राकृतिक, जो नेचुरली रूप से प्राप्त होते हैं। जैसे लिटमस और क्या कहेंगे हम? हल्दी कहेंगे इसमें, ठीक है। आगे बताता हूँ। कृत्रिम सूचक जो सिंथेटिक जो है इंडिकेटर होते हैं, जो बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल। गांधीय सूचक होता है, जैसे प्याज वगैरह में जो निकलते हैं इंडिकेटर होते हैं। जैसे प्याज को क्या करेंगे, जब अम्ल में मिलाइए तो प्याज की गंध नहीं जाती, लेकिन अगर क्षार मिला दीजिए तो प्याज की गंध को होती है पूरी तरह से चला जाती है। उसे गांधीय सूचक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। सार्वत्रिक सूचक एक है, लास्ट में यूनिवर्सल। तो आप इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है क्या? नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। लिटमस और हल्दी। अब आप लिटमस की बात करेंगे तो लिटमस पेपर किसका? लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है। अब एक देखो, लिटमस को क्या है? इंडिकेटर है। जब अम्ल नीले लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है, ठीक है। यहाँ पे लाल नहीं लिखा, लाल कर देता है। और क्षार लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। ये बात मैंने पहले ही बताई है। तो लिटमस कैसा है? लिटमस क्या है? एक इंडिकेटर है जो अम्ल और क्षार को बताने का काम करता है, ठीक है ना। हल्दी ये भी एक क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। हल्दी पीले रंग की होती है, ठीक है ना। इसमें कुरकुमिन पाया जाता है एक, और हल्दी का घोल क्षार के साथ लाल रंग का हो जाता है, याद रखिएगा। लेकिन अम्ल के साथ रंग नहीं बदलता। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट खूब पूछा गया है एग्जाम में। तो हल्दी क्या है? हल्दी, टर्मरिक। हल्दी एक इंडिकेटर है, पिगमेंट नहीं, इंडिकेटर है। जब अम्ल के साथ, इधर ध्यान दीजिए, अम्ल और क्षार, तो अम्ल के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्षार के साथ क्या हो जाता है? ये लाल रंग का हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप हल्दी लिए, हल्दी वैसे नेचुरली कैसे होती है? येलो कलर का होती है, ठीक है ना। और येलो कलर की है तो आप उसको अम्ल में डालेंगे तो येलो ही रहेगा, लेकिन अगर आप क्षार में डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? एक लाल हो जाएगा। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया है। फिर कृत्रिम सूचक की बात करेंगे तो मैंने आपसे कहा कि जो लैब वगैरह में बनाया था इससे कि कृत्रिम सूचक कहलाते हैं, जैसे फेनाफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। फेनाफ्थलीन जो होता है ना, ये क्षार के साथ, मतलब एक रंगहीन पदार्थ होता है। कैसा होता है? एक रंगहीन पदार्थ होता है जो क्षार के साथ मिलने पे अपने रंग को कैसा? गुलाबी कर लेता है। लेकिन ठीक है, मिथाइल ऑरेंज की बात करूंगा, दोनों देख लीजिए। मिथाइल ऑरेंज, इसका ऑरेंज मतलब नारंगी होता है, या अम्ल से क्या होगा? अम्ल से लाल हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज, ठीक है ना। अम्ल से क्या होगा? लाल हो जाएगा, ठीक। लेकिन क्षार के साथ कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। तो मिथाइल ऑरेंज की हो जानिएगा कि एक इंडिकेटर है, कैसा है? नेचुरल इंडिकेटर है, नहीं, हाँ, नेचुरल ही इंडिकेटर है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये, सॉरी, नेचुरल नहीं, मतलब कि कृत्रिम इंडिकेटर है। क्या है? फेनाफ्थलीन और मिथाइल
ऑरेंज, और यहाँ पे अम्ल के साथ लाल हो जाएगा और क्षार के साथ पीला हो जाता है। फेनोफ्थलीन जिसे हम प्रयोगशाला में बनाते हैं तो एक मूल रंग रंगहीन होता है, रंगहीन एक तरल पदार्थ है, ठीक है। जब इसे अम्ल के साथ मिलाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है भर भर के फेनोफ्थलीन, ठीक है ना। लेकिन क्षार के साथ गुलाबी रंग हो जाता है, क्षार के साथ होगा, यहाँ पूरा लिखा नहीं है, खैर कोई बात नहीं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की बात करें कि वो पदार्थ जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अपनी गंध बदल देते हैं, जैसे मैंने बताया था अनियन और क्या वेनिला, तो या लौंग। तो अनियन की बात करेंगे तो मैंने कहा था कि क्षार के साथ अपनी महक को खो देता है, लेकिन अम्ल क्या, क्योंकि जब आप प्याज को कट करते हैं तो प्याज में क्या आती है बेटा, गंध आती है, ठीक है ना। कभी कभी नाक में बहुत तेज घुसने लगता है, इतनी तेज होती है। तो इसका मतलब है कि जब आप क्षार के साथ मिला देंगे सारी गंध गायब, लेकिन अम्ल होगा तो कुछ नहीं होगा। तो एक बीकर में आपको अम्ल है, एक क्षार है, प्याज में बहुत तो गंध आ रही है, जान नहीं पा रहे हैं, आपने अम्ल में डाला, प्याज में गंध रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्षार में डालेंगे वो क्या हो जाएगा, सब कुछ गायब हो जाएगा। क्लियर है। वेनिला की बात करें तो वेनिला एक महक क्षार के साथ गायब हो जाती है, मतलब वेनिला की महक यहाँ भी हो क्षार के साथ गायब हो जाती, लेकिन अम्ल इसकी महक अम्ल के साथ नहीं मिटती। इसका मतलब है कि अनियन और वेनिला दोनों का सेम केस है। क्या केस है आप बताइए। केस ये है कि दोनों को क्षार के साथ मिलाने पर उसकी महक या गंध गायब हो जाती है, लेकिन क्षार के साथ मिलाने पर, लेकिन अम्ल के साथ मिलाने पर दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है उसकी गंध में। सार्वत्रिक सूचक यूनिवर्सल जो इंडिकेटर होता है विभिन्न सूचकों को मिश्र होते हैं, ठीक है ना। सार्वत्रिक सूचक किसी दिए गए विकल्प में हाइड्रोजन आयन सांद्रता की विभिन्न स्थितियों के विभिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं। सार्वत्रिक सूचक से अम्ल तथा क्षार की प्रबलता की जानकारी होती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा है कि इंडिकेटर है, यहाँ पे है तो इंडिकेटर, लेकिन यहाँ से क्या होगा, अम्ल तथा क्षार की प्रबलता की जानकारी हमें मिलती है। आप कहेंगे यस सर, बात ठीक है ना। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसके बाद हमारी कंप्लीट हम एनसीईआरटी में जो भी सवाल हैं आपके, जितने इस क्वेश्चन है सारे मैं करा दूंगा। आप हमारी एसिड बेस साल की कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज देख लीजिएगा, वहाँ से आपका काम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।